तो भारत के आज़ादी की लड़ाई ये सिर्फ हिस्ट्री की किताब का कोई चैप्टर नहीं है। ये तो एक पूरी महागाथा है। आज हम और आप मिलकर 1885 से 1947 तक के इस सफ़र पर चलेंगे। एक ऐसा सफ़र जिसके हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया मोड़ इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले 1885, वो साल जब आज़ादी की लड़ाई ने एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल ली। फिर आता है 1915, जब गांधी जी भारत आए और कह सकते हैं कि आंदोलन का चेहरा ही बदल गया। और आखिरी में वो सबसे क्रूशल दौर, वो आखिरी तूफान जो हमें 1947 की आज़ादी तक ले गया। तो हमारा सफ़र शुरू होगा जागृति के दौर से। फिर हम देखेंगे कि गांधी युग ने कैसे सब कुछ बदल दिया। इसके बाद आएगा अंतिम तूफान और आखिर में आज़ादी तो मिली, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गई। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। जागृति, ये वो समय था 1885 से 1915 के बीच का, जब जो विरोध की छोटी छोटी चिंगारियां थी ना, वो पहली बार मिलकर एक संगठित आग का रूप ले रही थीं। तो बात है साल 1885 की, जगह बॉम्बे। यहाँ एक अंग्रेज A.O. ह्यूम और 72 भारतीय प्रतिनिधि एक साथ आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखते हैं। ये इतिहास में पहली बार था जब भारत की आवाज को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलने वाला था। लेकिन सिर्फ चिट्ठियां लिखने और याचिकाएं देने से सबका भरोसा धीरे धीरे उठ रहा था। और फिर आया 1897, जब चापेकर बंधुओं ने W.C. रैंड की हत्या की, तो एक सिग्नल साफ हो गया कि अब बात सिर्फ अर्जियों की नहीं होगी, अब बात होगी सीधी कार्रवाई की। अब जब विरोध बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना और सबसे कारगर हथियार निकाला, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण हमें देखने को मिला 1905 में, बंगाल के विभाजन के तौर पर। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, कांग्रेस के अंदर भी एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी। 1907 में यह खुलकर सामने आई। एक तरफ थे नरम दल वाले जो कहते थे कि शांति से, कानूनी तरीकों से सुधार लाएंगे, और दूसरी तरफ थे गरम दल, लाल बाल पाल के नेतृत्व में, जिनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। और ये जो फूट थी ना, इसने आगे चलकर आंदोलन की दिशा ही बदल दी। 18, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये बलिदान की उम्र है। सिर्फ 18 साल के थे खुदीराम बोस जब 1908 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सोचिए, उनका बलिदान हमें आज भी ये दर्दनाक बात याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी की कीमत देश के सबसे नौजवान कंधों ने भी चुकाई है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इस पूरी लड़ाई का चेहरा, इसका तरीका, सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी युग की। 1915 से 1930 का वो दौर जब ये संघर्ष महलों और सभाओं से निकलकर देश की गलियों और गांवों तक पहुंच गया, एक सच्चा जन आंदोलन बन गया। साल 1915, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे युग की शुरुआत है। और गांधी जी अपने साथ कोई बम या बंदूक नहीं लाए थे। वो लाए थे एक विचार, एक सोच, जिसका नाम था सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये नॉन वायलेंस, अहिंसा का वो फिलॉसफी था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव को बिना एक भी हथियार उठाए हिलाकर रख दिया। फिर आता है साल 1919, जो हमारे इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है। अंग्रेज एक कानून लाते हैं, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि ये कानून उन्हें ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी अपील के सीधे जेल में डाल सकते थे। जाहिर है, इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। और जो गुस्से की आग पहले से जल रही थी, उसमें घी का काम किया जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। अमृतसर में जनरल डायर के एक हुक्म पर हजारों निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां चला दी गईं। इस एक घटना ने, इस दरिंदगी ने ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर जो भी इंसानियत का नकाब था ना, उसे नोच कर फेंक दिया। जलियांवाला बाग के बाद पूरा देश उबल रहा था। इसी के जवाब में 1920 में गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, और पूरा देश, सचमुच पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो जाती है, और बस गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर इतने अटल थे कि उन्होंने फौरन पूरा आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन बलिदानों का ये सिलसिला रुका नहीं।
साल 1928 साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और इसी दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और शहीद हो गए। उनकी शहादत ने, कह सकते हैं, अंग्रेजों के ताबूत में एक और कील ठोक दी और देश का इरादा पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1929 का लाहौर सेशन। यहां कांग्रेस ने पहली बार और बहुत जोर शोर से पूर्ण स्वराज का नारा दिया। मतलब अब लक्ष्य कोई छोटी मोटी रियायतें नहीं था, नहीं, लक्ष्य था एक मुकम्मल आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी दौर, सबसे निर्णायक दौर, वो अंतिम तूफान जो हमें सीधा आज़ादी के दरवाजे तक ले जाने वाला था। तो ये आज़ादी से ठीक पहले का सबसे तूफानी दौर था। सोचिए, 1930 में गांधी जी का दांडी मार्च जिसने नमक कानून तोड़ा, 1931 में हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान जिसने पूरे देश को हिला दिया, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज़ों के लिए आखिरी चेतावनी थी, और आखिर में 1946 की नौसेना की बगावत जिसने ब्रिटिश राज की कमर ही तोड़कर रख दी। 23 मार्च 1931, ये तारीख शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका ये बलिदान क्रांति की वो आग बन गया जो फिर कभी नहीं बुझी। अब हम पहुंचते हैं साल 1942 में। अब तक सब्र का हर बांध टूट चुका था और महात्मा गांधी ने देश को एक सीधा साफ नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये अंग्रेजों के लिए आखिरी अल्टीमेटम था कि अब भारत छोड़कर जाना ही होगा। अब ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हर तरफ से कांप रही थी। सोचिए, एक तरफ बाहर से सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी हमला कर रही थी, तो दूसरी तरफ देश के अंदर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने ही बगावत कर दी। मतलब अंग्रेजों का अपनी ही सेना पर से कंट्रोल खत्म हो गया था। और फिर आखिरकार वो सुबह आई, 15 अगस्त 1947। लगभग 90 साल का लंबा संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और लाखों लोगों के सपनों के बाद हमारा तिरंगा आज़ाद भारत के आसमान में शान से लहराया। एक नए देश का, हमारे देश का जन्म हुआ। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। 90 साल का संघर्ष, हजारों बलिदान, सब कुछ के बाद क्या 1947 का बंटवारा एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका होना तय था, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक फैसला था जिससे बचा जा सकता था? ये सवाल आज भी कायम है। इस पर सोचिएगा जरूर।